14 जुलाई 1789 सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। राजा ने लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए। पेरिस नगर के बास्टील किले की जेल को तोड़ डाला और बास्टील के कमांडर को भी मार डाला तथा फ्रांस के राजा को फांसी दे दी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सन 1774 फ्रांस का राजा लुई 16 बन जाता है, जो बूर्बो राजवंश के खानदान से था। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हो गया। उस समय लुई 16 20 साल का था। लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। वहीं राजा ने राजकुमारी लाकर खर्चा और बढ़ा दिया। लुई 16 ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने में सहायता की, जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था, जिसके कारण फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया और फ्रांस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का कर्ज था। जो कर्ज दिए थे वो 10% ब्याज मांगने लगे। फ्रांस का सारा पैसा कर्ज चुकाने में ही चला जा रहा था और राजा के अपने खर्च भी थे, जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार की शान शौकत, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता थी राजा को। इन सभी खर्चों को नियंत्रण में करने के लिए राजा ने टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, राजा टैक्स इतने साधारण तरीके से नहीं बजाता है। फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट का नाम था पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट का नाम था कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में आम नागरिक थे। पादरी वर्ग में चर्च लोग आते थे और कुलीन वर्ग में राजा और उसके लोग आते थे, जैसे मंत्री वगैरह लोग। और आम नागरिक में भी 3 भाग में बटा था आम नागरिक में पहले नंबर पे अमीर लोग, जैसे बड़े व्यवसायी वकील लोग आते थे। दूसरे मध्यम वर्गीय लोग आते थे, जैसे किसान, कारीगर। और निम्न वर्ग वाले लोग आते थे, जैसे छोटे किसान, नौकर, मजदूर। फ्रांस की जनसंख्या में कुल 90% लोग किसान थे, लेकिन 60% जमीन कुलीन और चर्च के लोगों के पास थी। किसानों के पास बस 40% जमीन थी। प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। उनमें से पहला विशेष अधिकार है कर न देना, यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग कर नहीं देते। सारा कर तीसरे स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। तीसरे स्टेट से 2 कर लिया जाता था। पहले चर्च वाले लोग कर लेते थे, जिसे टाइद बोला जाता था। इसमें किसानों की जितना भी पैदावार होता था उसका 1/10 भाग ये लोग ले लेते थे। और दूसरा लेते थे कुलीन वर्ग लोग, यानी राजा लोग, उसे टाइल बोला जाता था। ये एक अप्रत्यक्ष कर था, जैसे नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर ये लिया जाता था, जैसे अभी GST लिया जाता है। इस प्रकार पूरे राज्य में पैसे का स्रोत तृतीय स्टेट थे। सब लोग तृतीय स्टेट के पैसे से पूरा देश चल रहा था। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा। जैसे मान लीजिए आप 1 रोटी में 2 लोग खाते थे पहले, तो अब 1 रोटी में 5 लोग को खाना पड़ेगा। इससे रोटी की कीमत बढ़ जाएगी, सब लोग मांगेंगे, रोटी खरीदना चाहेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी उत्पादन नहीं बढ़ा, तो वहाँ पे खाने की चीज़ों, पाव, रोटी की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ गई। सभी लोग उसकी मांग करने लगे और स्थिति तब और ख़राब हो गई जब फ्रांस में सूखा पड़ जाता है। ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति पहले भी आ चुकी थी, लेकिन कोई ज़्यादा विद्रोह नहीं करता था। इस बार कुछ लोग आए जो इन लोगों को सिखाए, कुछ गाइडेंस दिए, तो फिर तृतीय स्टेट के लोगों को पता चला कि हमारी भी कुछ इज्जत है समाज में जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिक आए। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय शक्ति का खंडन किया है। मतलब पहले के लोग सोचते थे कि राजा को दैवीय शक्ति मिलता है, राजा देवियों से शक्ति प्राप्त करता है, उसको पहले से ही शक्ति होता है। लेकिन उसने बताया, लॉक ने, कि ऐसा नहीं होता है, राजा भी हमारी तरह आम इंसान ही होता है। और मॉन्टेस्क्यू ने पावर को विभाजित किया। एक ऐसा सरकार बताया
जिसमें पावर बटा हुआ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। मतलब पावर किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, पावर बटा रहना चाहिए। अब धीरे धीरे तृतीय स्टेट के लोगों को समझ में आने लगा था कि हमें समाज में कुछ बदलाव लाना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होती है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस का राजा टैक्स ऐसे ही नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक ऐसी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते थे और वहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता था कि टैक्स बढ़ाया जाए कि नहीं। तो फिर अगर तीनों स्टेट में से 2 लोग बोल दिए बढ़ाया जाए तो इसका मतलब बढ़ जाएगा, और 2 लोग बोल दिए नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब जहाँ ज़्यादा वोट रहेगा वहाँ पे वही बात माना जाएगा। अब प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को कर तो देना नहीं पड़ता था, वो आराम से बोल देते थे टैक्स बढ़ा दिया जाए तो टैक्स बढ़ जाता था। लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों को इस बार लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। उन लोग उसका विरोध करने लगे। वो लोग बोलने लगे कि एक लोग को एक मत देने का, यानी एक लोग एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उसमें 300 प्रतिनिधि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे और 600 थर्ड स्टेट के लोग को थे, यानी कि उन दोनों के बराबर अकेले तृतीय स्टेट के लोग थे। इसीलिए अगर 1 पर्सन 1 वोट हो जाएगा तो तृतीय स्टेट के लोग अकेले तृतीय स्टेट भी जीत सकता है चुनाव। लेकिन राजा ने ये मानने से मना कर दिया, जिसको देख के तृतीय स्टेट के लोग सभा से बाहर चले गए और वहाँ पे विरोध करने लगे और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 20 जून को ये अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और वहाँ पे जाके वो लोग एक शपथ लिए, फ्रांस का संविधान बनाने का शपथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे तृतीय स्टेट के लोग इतने समझदार कहाँ से हो गए, तो उनके कुछ गाइडेंस दे रहे थे। फर्स्ट और सेकंड के लोग जो अच्छे थे वो तृतीय स्टेट के लोगों को मदद कर रहे थे, जैसे मिराबियो और ऑबेसिये। मिराबियो कुलीन था यानी सेकंड स्टेट का, और ऑबेसिये पादरी वर्ग था यानी फर्स्ट स्टेट का। तब भी वो मदद कर रहा था तृतीय स्टेट का। इस समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जिसके कारण फसल खराब हो गई, पावरोटी की कीमत बहुत बढ़ गई थी, कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता था ब्रेड खरीदने के लिए। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे तोड़ ताड़ दिया। गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि राजा ने फसल खराब करने के लिए कुछ गुंडे बुला लिए हैं जो पकी फसलों को खराब करने के लिए निकल पड़े हैं। गांव के लोगों ने कुदालों और बेलचो जो पाया उसी से आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों यानी कि जहां पे अन्न यानी कि चावल गेहूं रखा रहता था उसको लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ले ली। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, धार्मिक कर यानी कि टाई समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। राजा ने नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया था। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने के अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिए। अब फ्रांस का समाज 2 वर्गों में बंट गया, एक थे सक्रिय नागरिक और एक थे निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक में वो लोग थे जो वोट देते थे, निष्क्रिय नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सक्रिय नागरिक में 2.8 करोड़ की जनसंख्या में केवल 40 लाख लोग थे और निष्क्रिय नागरिक में केवल 30 लाख। इस समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। सक्रिय नागरिक वो नागरिक थे जो 25 वर्ष के अधिक उम्र वाले थे और वे कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे।